हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द्रोणा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं कोचिंग की तरफ से मेरी तरफ से सभी को माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। थोड़ा 12वीं बोर्ड की तैयारी में फंसे हुए थे और कोचिंग के बच्चों में फंसे हुए थे, समय नहीं मिल पा रहा था। फिर भी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, समय की पाबंदी होते हुए भी थोड़ा वीडियो आज छोटा बनाऊंगा। सारे सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ ताकि फटाफट वीडियो बन जाए, आपको भी देखने में सुविधा रहे, लंबे वीडियो नहीं हो तो, और समझ में जल्दी आ जाए। जहाँ समझने की जरूरत है वहाँ पर समझाऊंगा, जहाँ आगे बढ़ने की जरूरत है वहाँ आगे बढ़ूंगा। थोड़ी समय की पाबंदी, अगले वीडियो सारे आपको टाइम पर मिल जाएंगे, इसके लिए मैं वापस से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। शुरू करते हैं। हमारा जो टेस्ट है ये आई थिंक हमारा चौथा टेस्ट है और चौथे टेस्ट का हम सॉल्यूशन देखते हैं आज। ठीक है, देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो मैं वैसे तो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूँ तो इसने बोला है एक खंभे, इधर देखना, एक खंभे की ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर है। अगर मैं परछाई को भी h मान लूँ है ना, और ऊंचाई को भी h मान लूँ, ये भी h है और ये भी h है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसने पूछा सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये दोनों बराबर है। अगर मैं tan थीटा मान लेता हूँ बराबर h अपॉन h लाता हूँ तो 1 आता है। h अपॉन h कितना 1 आता है। और 1 किसकी वैल्यू होती है तो 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की संख्या, यहाँ पर पूछा था एक वृत्त पर, वृत्त के किसी बिंदु पर नहीं पूछा था, एक वृत्त पर। वृत्त पर मैं यहाँ भी खींच सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर ऐसे भी खींच सकता हूँ, तो मैं अनंत खींच सकता हूँ यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखो शंकु तथा बेलन का आयतन कितना होता है। तो देखो शंकु बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और उसने बोला शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। तो आधार और ऊंचाइयां जब समान हो जाएगी तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। 1/3 बचेगा, जब इसको इधर भेजोगे तो 1/3 बचेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, जब आप इसको बटे में रखते तो ये कट जाता। भूमि के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। मैं मान लेता हूँ कि कोई मीनार है मेरी। भूमि के एक बिंदु से मीनार, जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मैंने बोल दिया कि ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री देके रखा है। मैं मानता हूँ कि ये 30 डिग्री इसका एंगल है। ये ए नाम है, ये बी नाम है और ये सी नाम है। उसने पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एच ऊंचाई है, मुझे ज्ञात करनी है। देखो मैं लिख लेता हूँ, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी करते हैं। अब देखना थीटा मानता हूं तो ये देखो, ये सामने वाला लंब बटा आधार क्या होता है। तो आपने पढ़ा है लाल बटा कक्का पढ़ा है, तो आपने लाल बटा कक्का पढ़ा है, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो मैं यहां लिखता हूं tan थीटा बराबर क्या होगा AB अपॉन BC होगा। ठीक है, अब AB अपॉन BC होगा तो tan थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी देके रखी है tan 30 डिग्री बराबर AB की वैल्यू कितनी देके रखी है, AB की वैल्यू h है और इसकी वैल्यू 30 है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है कोई बताए। तो tan 30 की वैल्यू आप रख सकते हो जैसे √3 है ना, रखते हैं। तो ये बना h अपॉन 30, इसका इधर वज्य गुणा, इसका इधर वज्य गुणा कर दो, और इसका सॉरी ये वैल्यू मैंने हल्की सी गलत रख दी यहाँ पर, 1/√3 कर लो आप, 1/√3। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा √3h बराबर 30। तो h बराबर बनेगा 30/√3। अब नीचे कभी भी √3 होता है तो परिमेयीकरण करना होगा, तो मैं इसका करता हूँ परिमेयीकरण। तो जैसे ही मैं इसका परिमेयीकरण करूंगा तो 30/√3 इंटू √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा देखते हैं। ये बनेगा 30, ये √3 कितना बन जाएगा, ये तो ऊपर तो √3 और नीचे बन जाएगा 3, इसको काटोगे तो आ जाएगा 10। तो h बराबर आ जाएगा 10√3 और मीटर में था तो आ जाएगा मीटर में। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। यदि एक बिंदु O से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AB तथा AC दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि कोण BOC 140 डिग्री है तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैं मान लेता हूं ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु दिया है मुझे,
ये मान लो इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है, इस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, एक ये रही और दूसरी स्पर्श रेखा ये रही, ठीक है। अब इसने बोला है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले, मैंने बोल दिया ये इसका केंद्र ओ है, ये ए बिंदु है और दो स्पर्श रेखा देके रखिए ए बी और ए सी। मैं मान लेता हूँ ये बी है और ये सी है, मैं इसको यहाँ से मिला लेता हूँ दोनों स्पर्श बिंदुओं से, और ये मेरा ओ है, ठीक है। अब बोला है कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी, ये मुझे देके रखा है, ये वाला एंगल जो मुझे देके रखा है 140 डिग्री, ठीक है। आपको पता है जब ये स्पर्श रेखा होती है तो ये 90 होता है, ये 90 होता है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ दिया है, मुझे क्या क्या दिया है मैं वो लिख लेता हूँ। मुझे दिया है कौन बी ओ सी बराबर 140 डिग्री, मैं लिख लेता हूँ कौन ओ, या फिर ऐसे लिख लो कौन ए बी सी, कौन ए बी ओ लिखना बराबर 90 डिग्री होगा, कौन ए सी ओ बराबर भी 90 डिग्री होगा। मुझे एक्चुअल में एंगल कौन सा निकालना है, ये वाला। मुझे पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। अब मैं लिखता हूँ, देखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होगा 360 डिग्री। अब देखना इधर मैं जोड़ लेता हूँ, अब मैं सारे एंगल को जोड़ लेता हूँ, कौन बी ओ सी प्लस कौन ए बी सी प्लस कौन ए सी बी प्लस कौन सी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। रख दो वैल्यू, कौन बी ओ सी मुझे 140 दे के रखा है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है कौन सी ए बी ए सी बोलो या सी ए बी बोलो, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आपकी किताब में बी ए सी दिया है, ये मैंने बी ए सी पूछा इसलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बी ए सी, और यहाँ पर भी कर लो कौन बी ए सी, ठीक है। 360 जोड़ लो, 90 90 180, 180 में 140 जोड़ेंगे तो 180 में आप 140 जोड़ेंगे तो 180 में 100 जोड़ो, 280 और 280 में आप फिर जोड़ लो 90 180 280 में आप 40 तो 320, कितना आया 320 डिग्री प्लस कितना आया कौन बी ए सी बराबर 360। अब कौन बी ए सी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, आंसर आ गया 40 डिग्री। ये एंगल जो है ये 40 डिग्री है। हो गया क्वेश्चन, आगे चलते हैं। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर है, दो घन दिए, मैं यहाँ पर दो घन बना लेता हूँ। देखिए ये एक घन है, ये पहला घन है। ऐसा कैसा, मैं एक दूसरा घन भी बना लेता हूँ। थोड़ा सा अटक गया है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखो ये घन है, कॉपी कर दिया, ये नहीं बन रहा है, मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको, घन बना के डायरेक्ट ही बना देता हूँ। ये घन है, देखो इन दोनों घनों को मैं यदि जोड़ता हूँ, इसका भी इन दोनों घनों को जोड़ूंगा, इन दोनों घनों को जोड़ूंगा तो घनाभ बनेगा। अब इन दोनों घनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इससे घनाभ बन जाएगा। देखो पहले मैं बना के बता देता हूँ, वैसे एग्जाम में आपको कोई बनाना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों घनों को जोड़ के घनाभ बनेगा। ये देखो इससे जो घनाभ बनने वाला है, ये दोनों जुड़ेंगे तो घनाभ बनने वाला है। तो मैं बोलता हूं कि जो घनाभ होगा
उसकी लंबाई में खाली चेंज आएगा, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई L, P और H होता है। इसकी जो लंबाई होगी, ये लंबाई तो दुगनी हो जाएगी, ठीक है, लंबाई जुड़ जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई उतनी रहने वाली है। अपन क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्टली। मैं बोलता हूँ एक घन, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 60 सेंटीमीटर है, दो घन दिए जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो मैं एक घन को पहले घन का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ घन का आयतन दिया है, आयतन है ना, तो मुझे घन का आयतन दिया, कितना दिया है 27। मुझे घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, तो A बराबर हो जाएगा 27, तो A बराबर निकल के आ जाएगा 3। ये मेरी भुजा निकल के आ गई है 3। अब मैं बोलता हूँ अगर मैं घनाभ को जोड़ूंगा, तो इधर देखना, यदि मैं घनाभ को जोड़ता हूँ है ना, तो घनाभ की लंबाई मैं लिखता हूँ, घनाभ की लंबाई, तो लंबाई तो मेरी हो जाएगी 6, क्योंकि 3 + 3 जुड़ेगी, तो लंबाई आएगी 6 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई आएगी वो चौड़ाई आएगी 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई आने वाली है वो भी कितनी आने वाली है 3। बस अब कुछ भी नहीं करना है, घनाभ का संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल निकालिए। घनाभ का संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH × HN, ये होता है घनाभ का संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करके इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना, इतना ही है। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ आज, इसलिए थोड़ा वीडियो छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉल्व करके बता दिया आपको, सिर्फ वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना, इतना आप कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे बच्चों ने अर्धगोले का संपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रफल बहुत गलत निकाला है ना। अब बच्चों ने 3πr रखा है, बच्चों ने क्या लिखा 2πr रखा है, जबकि होता क्या है 3πr²। बच्चों ने क्या कर दिया, एक गड़बड़ करी है। गड़बड़ देखना क्या करी है, यहाँ पर सुनना, इधर क्या गड़बड़ करी है आप लोगों ने। मान लो ये गोला है, ठीक है, मैं एक गोला मान लेता हूँ इसको। अब इसको आधा करता हूँ, तो बच्चों ने पढ़ा है 4πr²। क्या पढ़ा है 4πr²। अर्धगोला बोला तो बच्चों ने बोल दिया 2πr² कर दिया। परंतु याद रखें, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसमें जुड़ेगी इतनी। जब मैं आधा करूंगा तो ये वाली जो लेंथ है ये जुड़ेगी, तो बनेगा 3πr। क्या बनेगा 3πr²। तो आपको वैल्यू 3πr² में रखनी थी। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 2πr² रख दिया। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया। यहाँ पर आपको 3πr² रखना है, और सेंटीमीटर आपको अर्धगोले की 7 दे के रखी है, तो आपको सीधा सॉल्व करना था। 3 × 22/7 × r की वैल्यू 7 × 7। बस इसको आपको कुछ नहीं करना, हल करना है। हल करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत किया इतना आसान क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं। 16 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई आती है। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा कराता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, मैं मानता हूं। देखो बच्चों ने एंगल जो बनाया, 16 मीटर लंबी सीढ़ी है, मैं मानता हूं कि ये सीढ़ी जो है ये 16 मीटर लंबी है, ठीक है। अब शिखर तक पहुंचती है, और यदि सीढ़ी दीवार के साथ, और सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का एंगल यहाँ कैसे बना सकती है, ये तो गलत है। बच्चों ने यहाँ बनाई, दीवार के साथ एंगल कहाँ बनाएगी, यहाँ पर बनाएगी 60 डिग्री का एंगल, और बच्चों ने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दिया, जो गलत बनाए। अब दीवार की ऊंचाई निकालनी है, तो कुछ बात नहीं, हम दीवार की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना दीवार की ऊंचाई बराबर h है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया है क्या क्या, मैं लिख लेता हूँ A B C है। हमें A B ज्ञात है, कितना है 16 मीटर। हमने BC को AC है, सॉरी, हमें AC दिया है 16 मीटर। हमें AB कितना है H, ठीक है, दिया है। अब मैं निकाल लेता हूँ सीधा सीधा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, दोनों कर लेता हूँ। तो ये होगा लंब बटा कण। अब देखो लाल बटा कक्का, तो अब मैं लंब बटा कण की बात करूँ तो लंब बटा कण तो साइन होता है, क्या होता है साइन। तो यहाँ पर मैं रखूँगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है h, कण कितना है AC, ठीक है। तो साइन मुझे देके रखे साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 बराबर h की वैल्यू मुझे निकालनी है, और AC की वैल्यू मेरे पास 16 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होगी, साइन 30 की वैल्यू 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। 0 1/2 कितनी वैल्यू होती है 1/2। तो आप यहाँ पर रख लो 1/2 बराबर h/16। इसको इससे काट लो तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो h की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8 मीटर। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल आसान सा, जो बहुत सारे बच्चों ने गलत कराया। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में, देखिए
ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन सभी बच्चों को आते हैं, ये कराने का कोई सेंस नहीं है। आप कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन खुद घर पे करिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन को आप खुद घर पे करिए, 2:3 में विभाजित करना है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए, ये भी कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, आपको ये घर पे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन थोड़ा मैं देख लेता हूँ, ऐसा कुछ डायग्राम आपका बनने वाला है, ठीक है। ये ऐसा करके कुछ डायग्राम, नीचे से ऐसा करके आपका कोई डायग्राम बनने वाला है, आप आराम से बना लेना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। मैं कराता हूँ, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जब भी आपको किसी से कुछ बनाने का बोले तो उन दोनों को अनुपात में रखना चाहिए। हमेशा किस में रखना चाहिए? अनुपात में रखना चाहिए। जब आप अनुपात में रखोगे और जो बड़ा आयतन है उसको ऊपर रख लो, जो छोटा आयतन है उसको नीचे रख लो, तो हमेशा आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मेरे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने टेस्ट में दिया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 में। एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर को पिघलाकर सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको बता देता हूं, एक धातु का गोला है, मैं मान लेता हूं ये धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? धातु के गोले की 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक धातु का गोला 9 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये एक बेलन है ना। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो है कितनी? 3 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, देखो आप सीधा सीधा गोले का आयतन निकालो, सीधा सीधा बेलन का आयतन निकालो और गोले के आयतन में बेलन के आयतन का भाग दे दो, जो संख्या आएगी वो आपका आंसर है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने गोले की त्रिज्या मान ली 9 सेंटीमीटर, कितनी मान ली? 9 सेंटीमीटर मैंने गोले की त्रिज्या मान ली। बेलन की त्रिज्या मैंने 3 सेंटीमीटर मान ली, इसको कैपिटल आर मान लिया, स्मॉल आर, और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बेलन की संख्या निकालनी है तो मैं गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन, अब मुझे पता है गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और एक बेलन का आयतन निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल भी कर सकता हूं मैं, कैंसिल कर लो, है ना। और ऐसा नहीं हो रहा है तो आप वैल्यू रख दो। मैंने वैल्यू रख दी, 3 को नीचे ले लिया, है ना। पाई की वैल्यू, पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से पाई से पाई मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। और इसको 3 को नीचे ले लिया। देखो इसको ऐसे सॉल्व करा है, मैं आपको बता देता हूं। ये 4/3 में 3 तो नीचे आ गया, इंटू पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर यहाँ पर कैपिटल 9 था और इसका क्यूब है तो मैंने 9 को 3 बार लिख लिया, ठीक है। इंटू 3 आर स्क्वायर मेरा छोटा कैपिटल 3 था तो इसको मैंने 3 इंटू 2 इंटू एच कितना है? 6। बस इसको सॉल्व करना था। ये 3 तिया 9 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 तिया 9 कटेगा और ये 3 दूनी 6 कटेगा, ये 2 दूनी 4 कटेगा, तो ये 9 और कितना हो जाएगा? ये 9 बचा, 9 दूनी 18, तो कितने बेलनों की संख्या आ जाएगी? 18 बेलनों की संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बच्चों ने नहीं किया। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है और व्यास 1.4 मीटर है। चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा? आज मैं ये इसलिए लाया हूँ पीडीएफ, साथ में मैं खुद पीडीएफ बना के इसलिए लाया हूँ ताकि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाए, और भी हमको काम है। अगले टेस्ट में हम लोग आपको पूरा तरीके से समझा देंगे, ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोला एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है और रोलर का व्यास 1.4 मीटर है, ठीक है। चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्रफल ज्ञात करेगा? देखो अगर मैं रोलर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूं तो ये रोलर है, मान लो ये रोलर है और रोलर का मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं तो रोलर एक चक्र में जितने करेगा तो मैं उसके चक्रों की संख्या निकाल लूंगा, तो जितने चक्रों की संख्या होगी उतना ही क्षेत्रफल वो करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया एक रोलर है जिसका ये जो व्यास है ये 1.4 है और जिसकी लंबाई 2.5 है। मेरे को व्यास का आधा करूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी, तो रोलर की त्रिज्या निकल जाएगी 1.4 का हाफ करोगे, नहीं समझ में आता फटाफट तो पॉइंट हटा दो और नीचे 10 लिख दो। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसको 7 कर दो, ये 7 हो जाएगा, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, इसको आधा कर लो और वापस पॉइंट लगा दो तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, चाहिए 14 है, इसको आधा कर लो, 2 से काटेगा 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो 0.7 आ जाएगा। रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है। एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल, देखो रोलर एक चक्कर जब चलेगा ऐसे, तो रोलर जब एक चक्कर चलेगा, ये मेरा रोलर है, मैंने यहाँ निशान लगाया। अब रोलर जब घूम के पूरा एक चक्कर कर लेगा वापस यहाँ आ जाएगा तो कितना चलेगा? वो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही तो चलेगा। तो इसका मतलब मैं रोलर का क्या निकाल लूँ? रोलर मतलब बेलन का क्या निकाल लूँ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठ निकाल सकता हूँ मैं, गलती से बोल दिया मैंने, क्योंकि संपूर्ण में तो क्या होता है, इधर देख लीजिए, गलती से बोल दिया मैंने, संपूर्ण के अंदर ये भी काउंट होता है और ये भी काउंट होता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसका ये वाला चाहिए, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखना
तो मैं बोलता हूं एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 0.7 वैल्यू रख दी मैंने और 2.5 इसको सॉल्व करा तो 11 मीटर। अब एक चक्कर लगाने पर 11 मीटर स्क्वायर, मतलब जब वो एक चक्कर लगाता है यहां से घूमकर एक आता है तो 11 मीटर स्क्वायर करता है, तो 10 चक्कर लगाने में कितना करेगा, तो 10 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, बिंदु से इस पर जगह मापिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन वाला, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, एक वृत्त बनाना है, एक लंबाई खींचनी है, वृत्त बनाना है, इसका आधे से ज्यादा खोलकर पूरा एक चक्कर ऐसे घुमाना है, फिर इसको यहां से और यहां से मिला देना है, आपका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, बस आपको स्केल लेके करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड ने कई बार पूछा है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका सिर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये पेड़ है, मैं मानता हूं ये पेड़ है, ये पेड़ यहां से टूटा होगा तो ये टूटा हुआ भाग यहां आया होगा, ये टूटा हुआ भाग कहां आया होगा, पूरा ये टूटा हुआ भाग इधर आया होगा, और जब ये पेड़ झुका तो इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। तो जहां से टूटा मैंने इसको मान लिया h और इसको मान लिया 12h। ठीक है, अब जब इसे इसको h माना है, इसको 12h माना है, मैं पूरी को मान लेता हूं। मान लो ये पूरी मेरी जो टूटा है इस पूरी को मान लेता हूं। मान लो मैं, आप देखो इसको दो तरीके से, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हो, आपके हिसाब से भी मान सकते हो। देखो आप ऐसा भी मान सकते हो, ये है मेरा, इस पूरी को यदि मैं h मान लेता हूं, ऐसा भी मान सकते हो ये मैं, या फिर अब पूरी कितनी दी है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, मैं मानता हूं ये 12 मीटर ऊंचा है, पेड़ नीचे से 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको मैं h मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं h। ये पूरा पेड़ 12 मीटर ऊंचा है और इसको मान लिया h, है ना, और इसको मान लिया, मान लो आप इसको कुछ और मान लो, इसको मान लो 12 माइनस h मान लोगे, या फिर यदि आप इसको h मान लेते हो, देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि आप इसको h मान लेते हो तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 12 माइनस h मानना पड़ेगा ना। ये पूरी h है, मैं बोलता हूं कि एक लाइट एक है, यहां से थोड़ा, ये पूरी h है, ये पूरी 12 है, इसको h माना तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 12 माइनस h। कैसे, मान लो आप इसको 3 मान लेते हो, तो जब इसको 3 मानोगे तो 12 में से घटा के बताओगे वही तो आएगी, तो यही यहाँ पर किया है। ये पूरी जो है ना, ये पूरी 12 मीटर है, कितने मीटर है, 12 मीटर। तो मैंने इतने को h माना तो इतने को क्या मानना पड़ेगा, 12 माइनस h। तो मैं मानता हूं जब ये टूटी होगी तो ये किस पर गिरी होगी, 12 माइनस h टूटी होगी। तो ये जो है लंबाई है ना, ये 12 माइनस h है, यहाँ पर आप 12 माइनस h लिख देना, ये मिस्टेक है, यहाँ पर 12 माइनस h करना यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 12 माइनस h। अब देखो मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, ठीक है, और पहले मैं ये वाली दूरी निकाल लेता हूँ, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं निकाल के देखता हूँ, देखो कैसे करते हैं। माना पेड़ जमीन से h ऊंचाई से टूटा है, मैंने कितना बोला, कहां से टूटा है, h ऊंचाई से, यहां से टूटा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में पहले मैं A B और C लेता हूं। तो ABC में ये मेरा क्या है, ये मेरा लंब है, सॉरी ये मेरा लंब है, ये मेरा कर्ण है और ये मेरा आधार है। तो पहले मैं लंब बटा कर्ण ले लूं, ये मेरा लंब और ये कर्ण, ये दोनों मेरे पास है, तो पहले मैं लंब बटा कर्ण ले लेता हूं। तो लंब बटा कर्ण होता है sin 30, तो sin 30 के अंदर AB बटा AC रख दिया मैंने। अब sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, मेरे पास AB की वैल्यू h है और AC की वैल्यू 12 माइनस h है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कुछ नहीं करा, वज्र गुणा करा। देखो सॉल्व करना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ 1/2 बराबर h/12 माइनस h। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 माइनस h जाएगा, या का साइन आएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 2h आएगा, h वाले एक तरफ, तो 12 बराबर इधर भेजूंगा तो 2h प्लस h बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3h बराबर 12, तो h बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर h बराबर निकल के आ गया 4 मीटर। अगर मेरे पास ये h बराबर 4 मीटर निकल के आ गया है तो मैं 12 घटा दूं, 12 में से 4 घटा दूं, तो वो पेड़ जहां से टूटा है उसकी लंबाई हो जाएगी क्या, तो बिल्कुल जहां से पेड़ टूटा है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो आपको क्या पूछा था, जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है ज्ञात कीजिए। तो अगर जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है तो मैं बात करता हूं कि ये h है, तो h तो मेरा निकल के आ गया 4। तो अब देखो अगर ये है 12 माइनस h, जो ये टूटी है 12 माइनस h है, तो 12 माइनस h करोगे तो 12 में से कितना घटा दोगे, 4, तो कितनी 8 मीटर से तो क्या हुआ, ये टूटा है, मतलब ये जो यहाँ से टूटा है ये कितनी टूटी से टूटा है, 8 मीटर। तो इसका आंसर है 8 मीटर। ठीक है, देखो अगले पेज पे ले लेता हूं मैं इसको। टाइम लगता है इसलिए आपका भी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं सॉल्यूशन लाया हूं उसके खुद ही।
13.6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर जाए, देखो 6 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाला जाता है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ये मेरा हिंदी में कर लेते हैं। अब मैं बोलता हूं बेलनाकार बर्तन है, अब बेलनाकार बर्तन है तो ये मेरा बर्तन है, ये मेरा बर्तन है। देखो पहली बात तो इसमें कितना पानी होगा, जितना इसका आयतन होगा, इसका जितना आयतन होगा उसमें इसके अंदर पानी होगा। अब 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला इसके अंदर डालूंगा, मान लो मैंने इसके अंदर एक गोला डाला, तो पानी कितना ऊपर आएगा, जितना इसका आयतन होगा। कहने का मतलब ये कितनी जगह ये अंदर जाएगा तो जितना ये डूबेगा उतना पानी ऊपर आएगा, मतलब इसका जितना आयतन होगा उतना पानी आएगा। मैं गोले का आयतन निकाल लूँ और मैं किसका आयतन निकाल लूँ, बेलन का आयतन निकाल लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, पहले मैं करता हूँ, गोले का व्यास देखिए रखा 6 सेंटीमीटर, तो मैं गोले की क्या निकाल लूँ, त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या निकाल दी 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैंने गोले का आयतन निकाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व कर दोगे तो वापस आगे जगह काटना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। अब बेलनाकार बर्तन का व्यास देके रखा है 12 सेंटीमीटर, इसकी भी निकाल ली त्रिज्या। जब गोला पानी से भरा है तो बर्तन में डालेंगे, जब माना बर्तन पानी से h ऊंचाई चढ़ जाएगा, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि जितना चढ़ेगा, मान लो जो चढ़ेगा उसको मैं मान रहा हूँ h, क्या मान रहा हूँ h, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। ये तो बेलनाकार बर्तन में पानी की आयतन में वृद्धि बराबर गोले का आयतन, मैंने बोल दिया आपको कि ये कितना ऊपर चढ़ेगा, जितना ये अंदर डूबेगा। अंदर डूबने का मतलब इस गोले का जितना आयतन होगा उतना ये क्या उठेगा, ऊपर उठेगा। तो कोई बात नहीं, आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों आयतन बराबर कर लेता हूँ। तो ये पाई आर स्क्वायर है, जिसमें कैपिटल एल मान लिया, ये बेलन का आयतन और ये मेरा आयतन है गोले का, इन दोनों को बराबर। अब इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर थी, रख दी, और बेलन में पाई से, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया इधर, है ना, कैंसिल कर सकते हो 22/7। आर की वैल्यू 6 है, 6 × 6 रख दिया h, बस सॉल्व करते जाओ इसको। जैसे ही आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर। देखो कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 काटो, 3 से 3, ये 3 से 3 आप काट दो। अगर नहीं आता है तो भी मैं बता देता हूँ, 6 × 6 × h बराबर 4/3 × 3 × 3 × 3। देखो 1 3 से 1 3 कैंसिल, ये 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4, h बराबर कितना आया, 1 मीटर, कितना 1 सेंटीमीटर क्या चढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चों ने ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया है, पता नहीं क्यों गलत किया इस क्वेश्चन को, देखते हैं। इसको हटा देता हूं यहां से मैं। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाता है। इसका ऊपरी सिरा, हाँ आगे क्वेश्चन है, इसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकुओं की ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। देखो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल भी। मैंने माना ये 15 सेंटीमीटर का बेलन है और ये 12 सेंटीमीटर का है। अब मेरे को इसके अंदर भरना है और इसका ऊपरी भाग है ना वो अर्धगोलाकार है। ऊपरी भाग कैसा है, अर्धगोलाकार है। ये आइसक्रीम मेरे को इसके अंदर भरनी है, ठीक है। तो मुझे कोई नहीं करना, पहले गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास देके रखा है, तो ये भी इसका क्या देके रखा है, व्यास। तो मैं इनकी त्रिज्या निकाल लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर ली, इसकी त्रिज्या निकाल ली। अब जब मैं इसकी त्रिज्या, इसका आयतन निकालो, इसका भी आयतन निकाल लो, इसका भी आयतन निकालो। जब दोनों का आयतन निकाल लेंगे, है ना, तो दोनों के आयतन से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों, जो बड़े आयतन है उसमें छोटा आयतन का क्या देना है, भाग। यहाँ पर भी क्या दिया है, बड़े आयतन का छोटा आयतन में क्या दिया है, भाग दिया है। हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/3, है ना। शंकु का आयतन कितना होता है, इधर लिख लेता हूं मैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये मैंने शंकु का आयतन निकाल लिया, ठीक है। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h मैंने किसका आयतन निकाल लिया, शंकु का आयतन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h से आप क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ऐसे ही आप किसका, बेलन का। अब बेलन का क्या होता है, तो बेलन का आयतन निकाल लेना। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर h, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर h। दोनों को सॉल्व कर देना। जैसे ही मैंने सॉल्व करा, वैल्यू रखी, पाई को मैंने सॉल्व नहीं करना है, इतना ही रखना है। माना कि आइसक्रीम से भरे जाने वाले शंकुओं की संख्या, तो ये है मेरे शंकु और ये है पाई आर स्क्वायर बेलन, दोनों को बराबर रखा और सॉल्व करा। जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 10। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बिल्कुल आसान है, थोड़ी समय की पाबंदी होने के कारण मैं थोड़ा जल्दी कराया है आज आपको, ठीक है। अगले सारे वीडियो आपको धीरे दे देंगे। आपको 1.5 मीटर लंबे एक चिमनी से 8.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन को 45 मीटर चिमनी की ऊंचाई याद करो। देखो
ये क्वेश्चन आपकी बुक में से सीधा सीधा एग्जाम्पल था, बोर्ड ने भी एक बार पूछा है, मैंने भी पूछ लिया, ठीक है, सीधा एग्जाम्पल था। 1.5 मीटर लंबा एक पेड़ से चिमनी से 8.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन का पता चले, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो अब लड़का है तो जो एंगल बनता है वो लड़के की आंख से बनता है हमेशा, और लड़के की आंख से एंगल बनता है तो उसके आधार से बनेगा, तो मुझे लड़के की पूरी हाइट को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो इधर देखो मैंने माना कि चिमनी की जो हाइट है वो ए बी मान ली, मैंने इस चिमनी की पूरी हाइट क्या मान ली है, ए बी मान ली है, और सी डी जो लड़का है वो प्रेक्षक है, देखने वाला है। अब मैं आपको मान लेता हूँ, मैं डायरेक्ट डायग्राम यहाँ पर, अगर किसी को डायग्राम की जरूरत है तो मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ। देखो ये मेरा डायग्राम है, कुछ भी नहीं करना, ये बना लो। ये लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, ये पूरा ए बी मान लेता हूँ मैं, है ना, ये ए बी मान लिया, इसको मान लो आप सी और डी मान लो, तो इसको मैंने सी और डी मान लिया, ये दिख रहा नहीं होगा, ये ई है, ठीक है, ये ई है, ये ए बी और सी और इसको डी मान लिया, ठीक है, समझ में आ गया, ये मैंने मान लिया है। अब कुछ भी नहीं, यहाँ चिमनी की हाइट ए बी मान ली है, सी डी प्रेक्षक, कौन ए डी की बात करें, यहाँ से करते हैं कौन ए डी ई, मतलब ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री है जो उन्नयन कोण के साथ मैं देख रहा हूँ। यहाँ ए डी एक त्रिभुज है जिसका कोण ई समकोण है, यहाँ पर समकोण बनेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो चिमनी की अगर मुझे ऊंचाई ज्ञात करनी है, मुझे ए बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए बी बराबर ए प्लस ये देखो ई बी, ये हो जाएगा ना इतना ई बी, ठीक है, तो यही यहाँ पर देके रखा है। और मेरा जितना डी ई होगा इतना, देखो ये डी ई जितना होगा उसके बराबर सी बी होगा, जितना मेरा ये होगा उतना ही मेरा ये होगा। तो ये दूरी अगर मुझे देके रखी है 1.5 मीटर लंबा ये दूरी, और चिमनी से 28.5, मतलब ये मेरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये मुझे देके रखी है 28.5 मीटर, तो ये भी कितनी होगी 28.5 मीटर, दोनों 28.5 होगी, ठीक है। ये जितनी है, ये की हाइट मेरी इतनी हो गई, तो ये की हाइट मेरी 28.5 हो गई, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये की हाइट मेरी 28.5 मीटर हो गई। तो यही करा है। ए ज्ञात करने के लिए हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेना चाहेंगे, ए और डी दोनों। देखो इधर कुछ भी नहीं है, अब ये मेरा 1045 है। अब 1045 में क्या होता है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है, तो मैंने ए ई अपॉन क्या ले लिया, डी। मेरे पास दोनों वैल्यू, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए ई की वैल्यू मुझे निकालनी है और डी की वैल्यू मुझे देके रखी है, तो यहाँ से ए ई की वैल्यू आ गई 28.5 और ये जो मेरी वैल्यू थी ये 1.5 थी, तो मैं 28.5 में 1.5 जोड़ दूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 30 मीटर। मैंने ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में दिया था, आपने फिर भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर भी समझा दिया, सॉल्यूशन भी था। सॉल्यूशन लाने का एक ही रीजन था ताकि फटाफट हो जाए, वीडियो आप थोड़ा छोटा बनाना था। वीडियो लेट आने के लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आज थोड़ी समय की पाबंदी होने के लिए वीडियो थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा जल्दी बनाया। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। अगले टेस्ट की भी आप अच्छे से तैयारी करें, बाकी अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगा। धन्यवाद।